बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने इस टाइम को, इस प्रीशियस टाइम को किस तरह से आपको यूटिलाइज करना है, किस तरह से इसका प्रोडक्टिव यूज़ करना है और साथ में क्या आपका प्रॉपर स्टडी प्लान होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके साथ में डिस्कस करना है। बेसिकली जब से नोटिफिकेशन आया है तो आप सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं कि अभी जो लोग दिसंबर 2020 वाला फॉर्म डाल चुके हैं, क्या उनको फिर से फॉर्म फिल करना है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट है या नहीं, या फिर दिसंबर 2020 का एग्ज़ाम होना था वो कैंसिल हो गया है। तो यहाँ पर बेसिकली जो दिसंबर 2020 का एग्ज़ाम का जो साइकिल था, बेसिकली अभी कुछ टाइम पहले नोटिफिकेशन आया था, इसका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था। तो यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम दोबारा से आया है, दोबारा से नोटिफिकेशन आया है फॉर्म फिल करने के लिए जून 2021 के साइकिल के नाम से। तो यहाँ पर हुआ ये है कि जो आपका नेट का एग्ज़ाम होता है, तो आपको ये चीज़ पता होगी कि हर साल में आपके 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। एक आपका जून जुलाई के आसपास होता है, दूसरा आपका नवंबर दिसंबर के आसपास होता है। तो यहाँ पर बेसिकली 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। तो क्योंकि कोविड की वजह से बार बार एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जा रहा था, तो इसी वजह से यूजीसी नेट ने क्या किया हुआ है कि जो एग्ज़ाम था तो दोनों ही आपके दिसंबर 2020 वाला और जो आपका जून 2021 में होना था, तो दोनों ही एग्ज़ाम्स को मर्ज कर दिया गया है। और यहाँ पर जो आपके रिजल्ट्स आएंगे वो दोनों के अलग अलग आएंगे, दिसंबर के हिसाब से अलग आएगा, जून के हिसाब से आपका अलग आएगा। मतलब कि एग्ज़ाम आपका एक ही होगा, लेकिन आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर क्या हुआ है कि आप सभी का ये है कि जो लोग ऑलरेडी फिल कर चुके थे उनको फिर से फिल करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं। तो जितने भी स्टूडेंट्स दिसंबर 2020 की साइकिल वाला फॉर्म फिल कर चुके हैं, तो उनको वापस से फॉर्म फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, अगर उनके फॉर्म में कुछ करेक्शन था, कुछ गड़बड़ हो गई थी जिसको सही करना है, तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो भी नए कैंडिडेट्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया था, तो वो लोग इस फॉर्म में अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है कि जो इस बार जेआरएफ की एज लिमिटेशन थी वो आपकी 31 ईयर्स कर दी गई है। ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये दोनों ही नोटिफिकेशंस आए थे, ये मैंने आपके साथ में शेयर भी कर दी थी टेलीग्राम पे। तो आई होप आप लोगों ने इसको रीड कर लिया होगा, अच्छे से आपने देख लिया होगा कब आपके एग्जाम्स होने हैं। ठीक है। सो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आपका जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना था, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है उस पर। सो बेसिकली जो आपके एग्जाम्स की डेट आई हुई है वो आपकी 6 to 11 अक्टूबर के बीच में है। तो इन्हीं डेट्स के बीच में आपका एग्जाम होना है। तो अब यहाँ पर अगर हम आज की डेट से काउंट करें आपके एग्जाम डेट तक, तो ऑन एन एवरेज आपके पास 50 to 52 डेज बचते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनकी तो बहुत सारी प्रिपरेशन हो चुकी होगी। बस यहाँ पर उनको अपने जितनी भी प्रिपरेशन थी उसको और ज़्यादा इन्हांस करना है, और ज़्यादा उसको अपनी प्रैक्टिस को, अपने प्रिपरेशन को गियर अप करना है। ठीक है। और जो लोग नए हैं, जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं, उनको वापस से सब कुछ पढ़ना है पूरे इतने ही टाइम में। तो अब यहाँ पर जो फ्रेशर कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी थी, या फिर जो लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर भी चुके हैं, जो मैं स्टडी प्लान बताने वाली हूँ ये दोनों के लिए ही है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो टोटल हमारे पास ऑन एन एवरेज 50 to 52 डेज बचते हैं, तो इसको हम 52 डेज मान के चलते हैं। ठीक है। अब 52 डेज हैं और आपके पास 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, एक है टीचिंग एप्टीट्यूड और दूसरा है आपका जो सब्जेक्टिव होता है। बेसिकली यहाँ पर अगर हम फोरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो फोरेंसिक साइंस आपका हम मान के चलेंगे। ठीक है। तो अब आपको 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और दोनों ही सब्जेक्ट्स में आपकी 10 यूनिट्स हैं। तो टोटल आपकी हम बात करें, टोटल आपकी 20 यूनिट्स हो जाती हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास 20 यूनिट्स हैं और आपके पास टोटल 52 डेज हैं। तो अब आपको करना क्या है, जो आपकी स्टडी रहेगी वो आपकी यूनिट वाइज होनी चाहिए। यूनिट वाइज कैसे होनी चाहिए, अगर हम 52 डेज में से 40 डेज को निकालते हैं, 42 डेज जो हैं आपके, इसको आप अलग कर लीजिए और 12 डेज को आप अलग कर लीजिए। तो 40 डेज में आपको क्या करना है, जो आपके स्टार्टिंग के 40 डेज होंगे उसमें आपको क्या करना है। आपके पास 10 यूनिट्स हैं, अगर हम सिर्फ फोरेंसिक साइंस की भी बात करें 10 यूनिट्स हैं, उसमें से इंस्ट्रूमेंटेशन को भी अलग कर दीजिए। तो अब यहाँ पर आपके पास 9 यूनिट्स बची। 9 यूनिट्स को अगर आप 4 डेज देते हैं, 4 डेज देने का क्या मतलब है, 9 into 4 कर देंगे तो आपके टोटल 36 डेज लगे। सारी यूनिट्स को पढ़ने में आपके टोटल 36 डेज लगे। इंस्ट्रूमेंटेशन अभी हमने नहीं देखा था, इंस्ट्रूमेंटेशन को अभी हमने अलग कर रखा है। इंस्ट्रूमेंटेशन को कैसे पढ़ना है उसको हम अलग बात करेंगे। ठीक है। तो अभी आपके 36 डेज यूटिलाइज हो चुके हैं। तो अभी जो 36 डेज हैं इनको कैसे करना है, को यूनिट वाइज करना है तो मैंने बता दिया, लेकिन 4 डेज आपको एक यूनिट को देना है, तो उसको आपको कैसे स्टडी करना है। तो इसमें से जो आपके स्टार्टिंग के 2 डेज रहेंगे पर यूनिट, आपके स्टार्टिंग के जो 2 डेज रहेंगे वहाँ पर आपको क्या करना है,
है जितने भी आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं, जितने भी आपके पास नोट्स हैं उस पर्टिकुलर यूनिट से रिलेटेड। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर फोरेंसिक बैलिस्टिक्स की बात करें, तो बैलिस्टिक्स के लिए आपके पास जितने भी बुक्स हैं उसको आपको बहुत अच्छे से रीड करना है। उस चैप्टर को, जितने भी आपके पास बुक्स अवेलेबल है वो सारी की सारी बुक्स है, उस चैप्टर को अच्छे से रीड करके अच्छे से उसको पढ़ लीजिए। पढ़ते टाइम पर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपने पहले से नहीं पता होगा या पता होगा लेकिन वो इम्पोर्टेंट आपको लग रहा होगा कि ये आपके नेट के एग्जाम में आ सकता है। तो उसके लिए एक नई फ्रेश कॉपी बनाइए। फ्रेश कॉपी में जो भी आपको वहाँ से उसमें से लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, या फिर ये चीज़ आपको याद नहीं हो रही है, या फिर कुछ नया आपको सीखने को मिला, तो वो सारी चीज़ों को आप शॉर्ट में अपनी कॉपी पे लिखते जाइए। इतना आपको करना है 2 दिन तक। इसके बाद में आपने जितने भी आपके कह सकते हैं सब टॉपिक्स थे, मतलब जितने भी आपके उस पर्टिकुलर यूनिट के टॉपिक थे वो आपके कवर हो गए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको बुक से समझ में नहीं आ रहा है कोई चीज़ तो आप उसके लिए यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। मेरे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। उसके लिए आप नॉर्मली आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, तो आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब होता क्या है यूट्यूब पे और बुक्स में फ़र्क ये होता है कि जब आपको कोई बोल के एक्सप्लेन कर देता है तो आपको क्लैरिटी मिल जाती है, आपके डाउट्स बहुत आसानी से क्लियर हो जाते हैं। बुक्स में उतना अच्छे से नहीं हो पाता है, तो आपको जो प्रेफरेबल लगे आप उसे पढ़ सकते हैं। बेसिकली मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार एटलीस्ट बुक को तो रीड करिए ही करिए। बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उस कंडीशन में आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया। 2 दिन तक आपने एक यूनिट को बहुत अच्छा टाइम दे दिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाने हैं। अब तक के जितने भी आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर्स अवेलेबल हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में से आप ये चेक करिए कौन कौन सा आपका फोरेंसिक बैलिस्टिक्स का क्वेश्चन है। वो फोरेंसिक बैलिस्टिक्स के क्वेश्चन अगर आपने ऑलरेडी आपके जो चैप्टर था जिस भी बुक का तो उसमें आप पढ़ चुके हैं तो कोई बात नहीं, या फिर नहीं पढ़ा है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि उसके आपको वापस से उसी कॉपी में आपको वापस से नोट्स बनाने हैं। ठीक है, ये आपको करना है। उसके अलावा जब आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे तो बहुत सारी आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको पहले से नहीं पता होगा, और ये सिर्फ आपको क्वेश्चन में ही नहीं मिलेगा, ये आपको ऑप्शंस में मिलेगा, क्योंकि 4 ऑप्शंस होते हैं, 4 में से एक आंसर होता है, तो बाकी के जो 3 ऑप्शंस होते हैं उसको आपको अच्छे से चेक करना होता है कि आपको उसको बारे में अच्छे से पता है या नहीं पता है, क्योंकि जितना आपको ज़्यादा पढ़ पाए तो उतना आपके लिए बेनिफिट हो जाता है। क्योंकि जो आपका नेट का पेपर बनता है वो कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आसपास का ही रहता है। ऐसा नहीं होता है कि वो सब्जेक्ट से बाहर पूछ ले, वो बस उसके सराउंडिंग ही उतनी रहती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी क्वेश्चन आपके उस पर्टिकुलर यूनिट के अवेलेबल थे वो सारे के सारे आपने देखे, हर एक क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छा टाइम दिया, सारे के सारे ऑप्शंस को प्रॉपर्ली टाइम दिया, और जितना भी वहाँ से आपको नहीं आ रहा था वो सारा का सारा आपने अपनी कॉपी में नोट किया। इस तरह से आपके नोट्स प्रिपेयर हो गए, शॉर्ट नोट्स। सब कुछ डिटेल में नहीं लिखना है, आपको शॉर्ट में लिखना है, और जो चीज़ के बारे में आपको नहीं पता है तो उसके बारे में आप गूगल सर्च करिए, आप यूट्यूब पर सर्च करिए, आप कहीं भी सर्च करिए, लेकिन उसके बारे में सर्च ज़रूर से करिए। जब तक आप उसके बारे में डिटेलिंग में नहीं जाएंगे तब तक आपके प्रिपरेशन का कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इसी वजह से आपके 2 दिन हो गए पर्टिकुलर चैप्टर के, पर्टिकुलर यूनिट के, एक बुक से आपको पढ़ना है या फिर यूट्यूब से पढ़ना है। ठीक है, 2 दिन आपके ये हो गए। एक दिन के लिए आपको पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर पेपर्स का उस पर्टिकुलर यूनिट से सारे के सारे क्वेश्चंस को देखना है, उसके जो भी नई चीज़ें मिल रही हैं उसके बारे में आपको सर्च करना है और अपनी कॉपी पे उसको नोट डाउन करना है। ठीक है, 3 दिन आपने यूटिलाइज कर लिया बहुत अच्छे से। 4थे दिन आपको क्या करना है, जो कुछ भी आपने लिखा था अपनी कॉपी में, जिसके भी आपने नोट्स बनाए थे, वो सारी चीज़ को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। जब आपने उसका पूरा रिवीजन कर लिया एक बार अच्छे से, आपको लग रहा है कि अब चीज़ आपको याद हो चुकी है, उसके बाद में आपको क्या करना है, गूगल पर जाइए। गूगल पर आप उस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम लिखकर आप क्विज डालिए, फोरेंसिक बैलिस्टिक्स क्विज या फिर फोरेंसिक बैलिस्टिक्स एमसीक्यूज, या फिर आपके पास बहुत सारी आपके पास वेबसाइट्स होंगी, जैसे कि मेरी खुद की वेबसाइट है जहाँ पर आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिल जाते हैं। उसके अलावा आपको इस तरह से बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पर आपको थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो अब वहाँ पर आपने सब कुछ करने के बाद में आपको वहाँ पर जितने भी एमसीक्यूज फोरेंसिक बैलिस्टिक्स से लेकर मिल रहे हैं वो आपको बहुत अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है एंड देन चेक करना है कि कितना आपको आ रहा है, कितना आपको नहीं आ रहा है। अगर कुछ वहाँ पर भी नया मिलता है जो कि आपने ऑलरेडी नहीं पढ़ रखा है तो आप उसको भी अपने नोट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो पर यूनिट आपको इस तरह से करना है, एक यूनिट के लिए 4 दिन,
4 दिन कैसे देने हैं वो मैंने आपको बता दिया। इस तरह से आप करेंगे तो आप बहुत अच्छे से अपने फोरेंसिक साइंस की जो 9 यूनिट्स की कवर कर लेंगे आराम से, ठीक है। कुछ आपके टॉपिक्स जो होंगे हो सकता है बहुत अच्छे से प्रिपेयर होंगे, कुछ आपके नहीं होंगे। तो अब यहाँ पर वो आप पे डिपेंड करता है कि किस टॉपिक को आप कितना ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हर एक यूनिट को आपको 2 दिन देना है। तो अगर आपका कोई टॉपिक ऐसा है जो आप एक दिन में कवर कर सकते हैं तो आप उसके लिए एक दिन रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको टाइम देना है। उसके अलावा हमने 9 यूनिट्स कवर कर ली। अब बचा हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पोर्शन, ठीक है। तो अगर अब हम यहाँ पे बात करें कि इंस्ट्रूमेंटेशन को कैसे करना होता है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर हम ओवरऑल बात करें तो आपके 8 से लेकर के 10 तक के इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं। अब इसको आपको पढ़ना कैसे है? पढ़ने के लिए आपके पास एक स्पेशली कोई बुक तो अवेलेबल है नहीं इसकी। उसके अलावा ऐसा भी नहीं कि किसी एक जगह पर आपको सारा का सारा कंटेंट अवेलेबल हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर आपको पास एग्जाम के लिए टाइम बहुत कम है, तो आपको यहाँ पर एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। स्मार्ट स्ट्रैटेजी कैसे? कोई भी आपके यूनिट में आपका जो सिलेबस होगा, देखिए सिलेबस आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हैं उसका सिलेबस आपकी आंखों के सामने हर समय होना चाहिए। तो अगर अभी तक आपने सिलेबस नहीं लिया है तो सिलेबस का एक जेरॉक्स अपने पास जरूर से रख लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको करना क्या है? अब आपको उसमें ये चेक करना है कि आपके सिलेबस में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंटेशन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसमें से आपको क्या करना है कि मान लीजिए बहुत सारे आते हैं, जिसमें से अगर हम कुछ की बात कर रहे हैं जैसे कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है, HPLC है, TLC, इस तरह से बहुत सारे रहते हैं। तो जैसे आपका HPLC है, TLC है, जी गैस क्रोमेटोग्राफी है, तो ये सारे आपकी क्रोमेटोग्राफी के अंदर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो जैसे कि अगर हमने पढ़ना है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, आपको नॉर्मली गूगल पर सर्च करना है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। उसका आपको विकिपीडिया पेज ओपन करना है। विकिपीडिया पेज ओपन करने के बाद में आपको क्या करना है, उसके जितना भी उसमें जो कुछ लिखा हुआ है उसको आपको एटलीस्ट एक बार रीड करना है। सब कुछ रीड नहीं करना है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपको रीड करना है। उसके अलावा उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका वर्किंग प्रोसीजर क्या होता है और उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली जो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसका सीक्वेंस क्या होता है, कौन सा सीक्वेंस रहता है उसका, मतलब कि कोई जैसे कि मान लीजिए एक कोई स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है, उसके 10 पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स को जोड़ के आपका स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री बना है, ठीक है। अब इनको जोड़ा तो गया है लेकिन किस सीक्वेंस में जोड़ा गया है, तो आपका ये जो सीक्वेंस होता है ये आपको पता होना चाहिए, उसका बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर वर्किंग प्रोसीजर की बात करें तो वर्किंग प्रोसीजर में आपका वो किस तरह से काम करता है, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है डिटेक्टर्स के बारे में। जिस भी इंस्ट्रूमेंट में डिटेक्टर्स यूज़ करे जाते हैं, बेसिकली लगभग सभी जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सब में यहाँ पर डिटेक्टर्स यूज़ करे जाते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कौन से इंस्ट्रूमेंट में कौन सा डिटेक्टर को यूज़ करा जाता है और उसका बेसिक क्या काम होता है। कई बार आपको उसके नाम से अंदाज़ा लग जाता है कि वो डिटेक्टर क्या करता होगा, कई बार नहीं पता चलता है, तो आप उसके लिए एक बार एटलीस्ट उसको रीड कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और जब आप उसको रीड करेंगे तो जो कुछ भी वहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा वो अपने नोट्स में लिख जरूर से लेंगे, एक शॉर्ट नोट जैसा उसको बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद में उसकी एप्लीकेशंस पढ़नी है कि उसका यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं, सिर्फ फोरेंसिक एस्पेक्ट से नहीं, जितने भी एप्लीकेशंस होती हैं, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी में हो, चाहे नॉर्मल बायोलॉजी हो, जूलॉजी हो, किसी भी फील्ड में हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, कहीं भी उसका कोई भी एप्लीकेशन हो रहा हो, आपको हर फील्ड का उसका एप्लीकेशन पढ़ना होता है। क्योंकि आपको पता है कि फोरेंसिक साइंस एक तरह से सारी की सारी साइंसेस का एप्लीकेशन है। तो इसी वजह से जिस भी इंस्ट्रूमेंट की एप्लीकेशन आपको पढ़नी होगी वो सारी की सारी फील्ड की ही पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, स्ट्रक्चर पढ़ा, एप्लीकेशंस पढ़ी और वो किस तरह से काम करता है वो पढ़ा, और बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट कि वो होता क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि बेसिकली वो है क्या। क्योंकि जब आप ये चीज़ पढ़ लेंगे कि वो है क्या तो आपको उसको समझना आसान हो जाएगा। और उसके अलावा डिटेक्टर्स के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से एक एक करके आपको सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स को आपको टाइम देना है और ये आपको अपने अकॉर्डिंग टाइम देना है कि आप एक दिन में कितना पढ़ पा रहे हैं, कितने इंस्ट्रूमेंट्स को आप अपने माइंड में रिटेन कर पा रहे हैं। और ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो आप इंस्ट्रूमेंट्स के यूनिट के लिए 8 डेज दे सकते हैं, 8 दिन में आपका कंप्लीट हो सकता है अगर आप डेडिकेटेड फॉलो करेंगे, अगर आप डेडिकेटेड प्रिपरेशन करेंगे अपनी तो, ठीक है।
अब मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि फोरेंसिक साइंस के लिए आपको टोटल 36 डेज आपके 9 यूनिट्स के, और 36 में ऑन एन एवरेज अगर हम 8 डेज मान के चलें कि आप 8 डेज में सारे की सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे, तो उस कंडीशन में आपका 8 डेज बाकी जैसा भी जिसका रहेगा तो उस अकॉर्डिंग आप उसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने जो डेज थे आपके टोटल 44 डेज अगर हम मान के चलेंगे, उस कंडीशन में 44 डेज में आपने फोरेंसिक साइंस को बहुत अच्छे से कवर कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद में आपके पास बचते हैं 52 डेज में से 44 डेज आप यूटिलाइज कर चुके हैं, तो आपके पास टोटल सिर्फ 8 डेज बचे हैं। अब 8 डेज में आपको क्या करना है, सब कुछ पढ़ने के बाद में, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में, आपने जितने भी नोट्स बनाए थे, नई कॉपी में आपने जितने भी नोट्स बनाए थे, नया जो कुछ लिखा था, शॉर्ट नोट्स जो बनाए थे, उसको आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, और इस तरह से रिवाइज करना है कि आपके माइंड में वो सारी चीज़ें फिट होती हुई चली जाए। ठीक है, तो जो लास्ट के आपके पास 8 डेज बचे हैं, उसमें आपको बहुत अच्छे से रिवीजन करना है, और एग्जाम से पहले वाले दिन आपको कुछ नहीं पढ़ना है। कुछ नहीं पढ़ने का मतलब है आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमने बात करी फोरेंसिक साइंस की। ये फोरेंसिक साइंस को आपको ऑन एन एवरेज 44 डेज देने हैं स्टडी के, बाकी आपको रिवीजन करना है। ठीक है, मतलब कि 44 डेज तक आपको जितना नया पढ़ सकते थे, जितना पुराना पढ़ सकते थे, वो सब आपने पढ़ लिया। उसके बाद जो कुछ भी आप पढ़ेंगे वो सारा आपको जो पढ़ चुके हैं उसी को आपको रिवाइज करना है, उतना ही करना है। कुछ भी नया पढ़ने का काम मत करिएगा, क्योंकि कुछ भी नया पढ़ने के लिए जाते हैं तो आपके अंदर डिमोटिवेशन आता है कि आपका एग्जाम पास आ चुका है, आपका एग्जाम होने वाला है, और अब आपने ये भी नहीं पढ़ना, आपने वो भी नहीं पढ़ा, आपको समझ में नहीं आ रहा, ये सारे डाउट्स आने लगते हैं, अपने आप पर आप सेल्फ डाउट करने लगते हैं। तो इसी वजह से कुछ भी नया आपको नहीं पढ़ना चाहिए एग्जाम से 8 डेज पहले। ठीक है, तो 44 डेज में आपने रिवाइज कर लिया, डिटेल में पढ़ लिया, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके बाद में आपको 8 डेज में सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है। ठीक है, तो इतना हमारा हो गया फोरेंसिक साइंस का कि किस तरह से पढ़ना था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड की, तो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए आपने उसमें भी 10 यूनिट्स होती हैं, उसमें भी आपको पर यूनिट 4 डेज देने हैं। किस तरह से करना है, जैसे मैंने आपको फोरेंसिक साइंस में बताया, सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। अब यहाँ पर क्या रहता है कि जो आपका टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड वाला पोर्शन रहता है वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता है। ठीक है, तो इसी वजह से आप पर डे के हिसाब से 2 आवर्स देते हैं, 3 आवर्स देते हैं, तो उसमें आराम से आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी अगर हम बात करें इसमें कौन कौन से यूनिट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट रहता है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स स्किप करके जाते हैं, तो ये गलती तो बिल्कुल मत करिएगा, स्किप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप इसको पढ़ के नहीं जाएंगे तब तक आप JRF क्लियर कर लेंगे ऐसा आप सोच रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको डिटेलिंग में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और पढ़ने के लिए आप KVS मैदान को रेफर कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा सोर्स है आपके नेट के एग्जाम के पर्पज़ से। उसके अलावा अगर आप चाहें तो आपका यूट्यूब पर बहुत सारे नेट पेपर 1 की बात करें तो बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब किस तरह से पढ़ना है, जो मैंने फोरेंसिक साइंस में स्ट्रैटेजी बताई है, सेम वही चीज़ आपको पेपर 1 के लिए भी फॉलो करनी है। ठीक है, तो अब इस तरह से आप जैसे कि 44 डेज हमने फोरेंसिक साइंस को दिए, तो ऑन एन एवरेज आप 44 डेज आपको पेपर 1 को भी दे सकते हैं उसी तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हमने स्टडी तो कर ली। अब यहाँ पर जब भी आप जिस टाइम पर आप पढ़ रहे होंगे, तो पहले तो पढ़ने से पहले आपको एक प्लान तैयार करना होगा कि पर डे मैं टीचिंग एप्टीट्यूड को कितना टाइम देना है और फोरेंसिक साइंस को कितना टाइम देना है। उस हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम सेट करिएगा, और एक टाइम टेबल जरूर से सेट करिएगा कि किस दिन मुझे क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है, पहले मुझे कौन सी यूनिट से स्टार्ट करना है, और उसके बाद क्या करना, उसके बाद क्या करना, उसके बाद क्या करना। तो इस तरह से जब आपके सामने एक पूरा 52 डेज का एक चार्ट होगा, एक टाइम टेबल होगा, तो उस अकॉर्डिंग आपका माइंडसेट प्रिपेयर रहता है, क्योंकि जब आपको पहले से पता है कि आपको आज ये करना है, कल ये करना है, इस टाइम पर टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है, इस टाइम पर फोरेंसिक साइंस पढ़ना है, तो उससे आपको माइंड को एक तरह से सिग्नल जाता है कि आपको उस टाइम पर अब यही काम करना है, तो उससे आपका फोकस बहुत बढ़ जाता है। और जिस टाइम पर आप पढ़ेंगे तो उस टाइम पर आप सिर्फ पढ़ेंगे, इधर उधर किसी भी बात पर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है। तो पूरा फोकस्ड स्टडी करनी है, बहुत ही डिटेलिंग में हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और सब कुछ पढ़ते टाइम पर आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ छूट ना जाए। जब आप पढ़ रहे हैं, जब आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को अपना टाइम दे रहे हैं, तो कुछ भी नया मिलता है, कुछ भी नया मिलता है तो उसके लिए गूगल सर्च ज़रूर से करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि जो चीज़ आपने छोड़ दी है वही आपके एग्जाम में आ जाए और फिर आपको रिग्रेट हो। तो अपने आप से रिग्रेट करने से बेहतर है कि आप उसको पहले से पढ़ के चले जाएं। ठीक है, तो इस तरह से आप पढ़ के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे,
डिटेलिंग में हर चीज़ को पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो उनको ज़रूर से पढ़ के जाइएगा। और टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें तो वहाँ पर आपका DI वाला सेक्शन यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ से आपके 10 मार्क्स पक्के होते हैं कि आपके आने ही आने हैं। तो ये 10 मार्क्स ज़रूर से कंफर्म कर लीजिएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए आप गूगल पर सर्च करेंगे या फिर यूट्यूब पर सर्च करेंगे आशीष अरोड़ा, डेटा इंटरप्रिटेशन बाय आशीष अरोड़ा। वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से आपको वो जो सर है बहुत अच्छे से DI बताते हैं किस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो वहाँ से आपको डेटा इंटरप्रिटेशन वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और उसके अलावा वहाँ पर आपके वो बेसिकली बैंकिंग सेक्टर के हैं, लेकिन आपको बैंकिंग सेक्टर के पे ध्यान नहीं देना है क्योंकि वहाँ पर जब आप वो पढ़ाएंगे आपको तो वो बेसिक से ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको डायरेक्टली यूट्यूब पर सर्च करना है प्री लेवल DI बाय आशीष अरोड़ा या फिर प्री लेवल डेटा इंटरप्रिटेशन बाय आशीष अरोड़ा। तो वहाँ पर जो भी DIs मिलेंगी वो आप सॉल्व करेंगे। वहाँ पर आपको कुछ प्री लेवल DIs होंगी, कुछ आपकी हाई लेवल DIs होंगी। तो जो हाई लेवल DIs होगी उन पर मत जाइएगा, वो आपके बैंकिंग सेक्टर का पोर्शन है। जो प्री लेवल DI है वो जो DI का एक तरह से कह सकते हैं जो आपका पैटर्न रहता है वो आपकी नेट के एग्जाम में आता है, ठीक है। तो वहाँ से आप डेटा इंटरप्रिटेशन को बहुत आराम से कर सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करने का बहुत आसान तरीका होता है, एक बार पूरे पैसेज को पढ़ लीजिए पूरा डिटेल में। उसके बाद में आपको सारे के सारे क्वेश्चंस को पढ़ना है। क्वेश्चंस को आपने पढ़ लिया, अब वापस से आपको जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उस पर जाइए और जो क्वेश्चंस में पूछा गया है, जो बेसिकली हर एक क्वेश्चन का कीवर्ड है, उसको जाकर वापस से पैराग्राफ में ढूंढिए कि वहाँ पर कहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। मतलब कि एक बार आपको पैसेज को पढ़ना है, मतलब पैसेज की स्किमिंग करनी है। उसके बाद में सारे के सारे क्वेश्चंस को पढ़ना है और क्वेश्चन को पढ़ते टाइम पर आपको ये ध्यान देना है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में जो कुछ पूछा जा रहा होगा वो आपको अपने रफ कॉपी में नोट करना होगा और फिर आपको वापस से अपने पैराग्राफ में देखना है और फिर आपको जो क्वेश्चन से पूछा गया है वो आपको पैराग्राफ में सर्च करने की कोशिश करनी है। इस तरह से आप करें, बहुत आराम से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो आपका नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन रहता है वो भी आपका नंबर सीरीज बाय आशीष अरोड़ा करके ढूंढेंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। बहुत डिटेल में वो कराते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी जो मुझे देनी थी आपको। आई होप आप इस तरह से करेंगे तो डेफिनेटली आपका नेट JRF क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसको रिलीजियसली फॉलो करिएगा। 52 डेज का मतलब है 52 डेज, ये नहीं कि आप 40 डेज कर रहे हैं, 42 डेज कर रहे हैं। 52 का मतलब है 52। पूरे टाइम को प्रॉपरली आपको यूटिलाइज करना है। कोई संडे नहीं, कोई सैटरडे नहीं, कोई ऑफ डे नहीं, प्रॉपरली आपको एक तरह से प्लान्ड प्रिपरेशन करनी है। एक प्रिपरेशन प्लान जरूर से तैयार करेंगे कि किस दिन मुझे क्या क्या करना है और पर डे का टाइम टेबल या फिर कह सकते हैं कि पर डे की टू डू लिस्ट जरूर से बनाइएगा। टू डू लिस्ट का मतलब है जब भी आप सुबह उठे उसके बाद में आपको आज के दिन पे क्या क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है, किस किस तरह से पढ़ना है, इसको ज़रूर से बनाइएगा। उससे क्या रहता है कि सुबह के टाइम पे जब आप टू डू लिस्ट को प्रिपेयर करते हैं तो उससे आपका माइंडसेट तैयार हो जाता है, जो कि आपको बहुत हेल्प करती है आपकी स्टडी में, आपको पढ़ने में, आपके फोकस करने में। तो इस वजह से इस तरह से सारी चीज़ों को प्रॉपरली पढ़िएगा, समझिएगा, आपको बहुत हेल्प होगी। एंड इस तरह से आप करेंगे, रिलीजियसली इस प्लान को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप नेट JRF क्लियर कर लेंगे, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी एंड उम्मीद करती हूँ कि आप इस तरह से करेंगे और नेट JRF जरूर से क्लियर करेंगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम माय साइड। बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, एग्जाम में बहुत अच्छे से करके आइएगा। अभी एग्जाम को टाइम है लेकिन फिर भी प्रिपरेशन आपको अभी से स्टार्ट करनी है, ठीक है। सो आज का पूरी नाइट आपके पास है, आराम से चेक कर लीजिए क्या क्या यूनिट्स हैं, क्या क्या होना चाहिए, आराम से उसका एक प्लान तैयार कर लीजिए और फिर कल से उसको स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ तक जो कुछ बताना था मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँच जाए और वो भी अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा इन्हांस कर सके एक प्लान वे में। और चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे फॉर डेली अपडेट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।